20 साल से जिस तालिबान को लगभग मुर्दा करार दिया गया था वो फिर से जिंदा हो उठा है। वही तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान की तमाम ज़मीन पर कब्जा करता जा रहा है। खबर यह भी है कि वो काबुल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एक खबर यह भी है कि 75% से ज़्यादा इलाका जो अफगानिस्तान का है उस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। 400 से ज़्यादा जो ज़िले हैं अफगानिस्तान में उनमें से करीब 300-350 ज़िले पे वो कब्जा कर चुका है और अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से वापस जा रही है। अब एक सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आखिर अमेरिकी सेना अफगानिस्तान को छोड़कर वापस अमेरिका क्यों जा रही है और ये तालिबान क्या बला है। तो पूरी कहानी आपके सामने हाजिर है। जो पहले कहानी सुनाई थी थोड़ा सा आपको बता दूं, उसमें याद ये कि जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें बदली। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरे देश, अफगानिस्तान के अंदर के अलग अलग कबीले के लोग, और अफगानिस्तान में जो कबीले के लोग हैं वो बड़े जुझारू होते हैं। कहते हैं कि बहुत सारे देश ने अंग्रेज़ों के ज़माने में भी कब्जा करने की कोशिश की गई, लेकिन एक तो पहाड़ी दर्रे, रास्ते अलग अलग, और कबीलों का जो जुझारूपन और लड़ाई, उनके लड़ने की जो ताकत, उसके आगे वो हार गए। तो सोवियत संघ अफगानिस्तान में रहने के बाद वापस जा रही थी और सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया था उसके बाद से ही बहुत सारे कबीले अलग अलग तौर पर काम करने लगे, जो अपने आप को मुजाहिदीन और जिहादी सारे कहते थे। और उसी दौर में पाकिस्तान की तरफ से और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों के कबीले की तरफ से एक नया संगठन बना था जिसका नाम था तालिबान। तालिब उर्दू में स्टूडेंट्स को कहते हैं। तो जो इस्लामिक पढ़ाई है या तालिबान जो दीन नेक और ये सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं उनको तालिबान कहते हैं। तो एक तरह से बेसिक जो नाम आम बोलचाल में हम लोग कहें तो वो है स्टूडेंट, छात्र, तालिब। तो इसकी शुरुआत मदरसों से हुई। मदरसों में तालिबान का एक तरह से कहें तो जन्म हुआ और धीरे धीरे तालिबान के नेता के तौर पर जो एक बड़ा नाम उभरा था उस वक्त, मुल्ला उमर। मुल्ला उमर इसलिए कि जब सोवियत संघ की सेना के साथ लड़ाई हो रही थी तब गोली लगने से एक आंख मुल्ला उमर की ख़राब हो गई थी और मुल्ला उमर को बहादुर माना जाता था उस वक्त अफगान के ख़िलाफ़ लड़ाई में शामिल होने के लिए। फिर बाद में धीरे धीरे तालिबान ने कुछ चीज़ें की क्योंकि सोवियत संघ की उसकी वजह से अफगान के लोग बड़े परेशान थे और करप्शन भी बहुत था सरकार में। तो तालिबान एक नई हवा के तौर पर अफगानिस्तान में आई जिसने बहुत सारे वादे किए। उसने कहा कि एक तो हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग आज़ादी से जिएंगे और इस्लामिक कानून के हिसाब से जिएंगे और सभी को इंसाफ मिलेगा। तो अफ़गान के लोगों को लगा कि चलो कोई एक नई चीज़ आई है, नया संगठन आया, हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। शुरुआत में तालिबान को हर इलाके में बहुत सपोर्ट मिला और उस सपोर्ट की वजह से ही धीरे धीरे तालिबान ताकतवर बनती गई अफ़गानिस्तान में। 1998 आते आते करीब 90% इलाकों पर अफ़गानिस्तान के तालिबान का कब्जा हो चुका था। तालिबान की सरकार ने उस वक्त अफ़गान की जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंका और फिर 98 के आसपास से लेके 2001 और 2 तक अफ़गानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत थी। मुल्ला उमर तालिबान के सुप्रीम लीडर और सरकार के मुखिया बने और तालिबान की हुकूमत थी। लेकिन जब सत्ता आए, सत्ता का नशा अलग होता है पावर का, और तालिबान ने जिस तरीके के वादे किए थे वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी वो सारे दूर होते गए और तालिबान ने भी फिर गुंडागर्दी, जुल्म सितम और शरिया और इस्लामी कानून के नाम पे लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे कानून बना दिया कि लोग परेशान होने लगे। काबुल और ये सब जो शहर हैं एक बड़ी खुले मिजाज का शहर, लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने इस्लामिक कानून के नाम पे लोगों को दबाना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे कानून बनाए और ख़ुद तालिबानी लोगों ने सज़ा देना शुरू किया। जो उस वक्त सारी तस्वीरें आया करती थी जो बाद में ISIS बगदादी की आने लगी कि किस तरह से कोड़े मारे जा रहे हैं, संसार किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें तालिबान के टाइम में हुई और लोग धीरे धीरे परेशान होने लगे, ख़ासतौर पर तालिबान के कुछ कानून की वजह से। जैसे उन्होंने हर अफ़गानी मेल के लिए, पुरुष के लिए जो बालिग है उसके लिए दाढ़ी रखना ज़रूरी कर दिया कि बिना दाढ़ी के वो बाहर नहीं निकलेंगे और दाढ़ी रखेंगे। महिलाओं के लिए बुर्का पहनने का फरमान था। लड़कियों के लिए ये था कि जो 10 साल से ऊपर की लड़कियां जिनकी उम्र होगी वो स्कूल नहीं जाएंगी। इसके अलावा फिल्में देखना, म्यूज़िक सुनना, इन सब चीज़ों पे रोक लगा दी गई। इसके लिए कोड़ों की सज़ा थी।
महिलाओं को नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी गई, कहा गया कि आप घर पे रहें, घर का काम करें, आप नौकरी नहीं कर सकती, आप बाहर नहीं निकल सकते। स्कूल कॉलेज में लड़कियों के लिए एडमिशन बंद कर दिए गए, उनके दरवाजे बंद कर दिए गए। यहाँ तक कि सड़क पे कोई महिला, कोई लड़की अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती जब तक कि उसका अपना कोई रिश्तेदार, पति, बाप, भाई साथ ना हो। ये तक कानून था। अगर कोई अकेली महिला बाहर चली गई किसी ज़रूरी काम से तो फिर उसको सज़ा दी जाती थी, कोड़े मारे जाते थे, और ऐसे कई बार कोड़े मारने से कई लोगों की मौत भी हो गई। और तो और गैर इंसानी चीज़ ये थी कि अगर कोई महिला बीमार है और वो अस्पताल या नर्सिंग होम गई है तो कोई मेल डॉक्टर उसको चेक नहीं कर सकता, फीमेल डॉक्टर ही चेक करेगी। अब ऐसे ऐसे कानून। अब आप सोचिए कि अगर नहीं है कोई फीमेल डॉक्टर तो फिर क्या करे, वो मर जाए, क्योंकि अगर कोई बीमार है तो उसके लिए इलाज ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों को जो मेल डॉक्टर के पास जाते थे उनका बहिष्कार करने का ऑर्डर दे दिया था तालिबान ने। और एक साथ में उल्टा ये भी था कि एक तरफ कह रहे हैं वो महिलाओं का कि आप मेल डॉक्टर को नहीं दिखाएं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो ना नर्स बन सकती हैं ना डॉक्टर बन सकती हैं। तो दोनों चीज़ें, एक तरफ आप उन्हें डॉक्टर और नर्स बनने नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आप मेल डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। तो जब फीमेल डॉक्टर ही नहीं बनेंगी, नर्स ही नहीं बनेंगी, तो वो दिखाएंगी किसको? तो इस तरह के उल जुलूल उनके सारे आदेश थे। तो इन सारे कानून की वजह से अफगान के लोग फिर तालिबान से परेशान हो गए और उनके जुल्म सहते रहे। शायद ये और भी बहुत देर सालों तक सहते। लेकिन इत्तेफाक की बात, इसी दौरान 9/11 हो गया। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। ट्विन टावर सभी ने देखा, और इसके पीछे ओसामा बिन लादेन का नाम आया। अब उसी वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी, मुल्ला उमर सुप्रीम लीडर, और 9/11 हमले के बाद अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन बन गया ओसामा बिन लादेन। और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, इनके ज़रिए पता चला कि ओसामा जो है वो अफ़गानिस्तान में ही छुपा हुआ है। कभी तोरा बोरा की पहाड़ी और कई ऐसे खुफिया ठिकानों के नाम आए, और अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि ओसामा बिन लादेन को जो पनाह दे रहा है वो कोई और नहीं बल्कि तालिबान दे रहा है। क्योंकि सोवियत संघ जब अफगानिस्तान में थी तो सोवियत संघ को खदेड़ने के लिए ओसामा का जन्म हुआ था, और ओसामा को पैदा करने वाला अमेरिका था। हथियार दिए, पैसे दिए, ट्रेनिंग दी कि तुम सोवियत से लड़ो, क्योंकि अमेरिका और सोवियत की बनती नहीं थी संघ की। तो पहले तो ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने खड़ा किया, उसके बाद वही ओसामा उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। 9/11 किया। अब अमेरिका को ये लगा कि ये अफगानिस्तान में छुपा है और तालिबान इसको पनाह दे रहा है। इसी 9/11 का बदला लेने के लिए इस हमले के करीब महीने भर के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया। और हमला ये इसलिए था कि वो तालिबान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था। अच्छा, जब तालिबान की सरकार बनी तो उसे पूरी दुनिया में सिर्फ 3 देश ने ही मान्यता दी थी। पहला सऊदी अरब, दूसरा UAE संयुक्त अरब अमीरात, और तीसरा पाकिस्तान। चूंकि मदरसों में सऊदी अरब के पैसे लगते थे, UAE के साथ ठीक रिश्ते थे, और पाकिस्तान ने तो तालिबान को एक तरह से पैदा ही किया था, तो इन तीनों ने मान्यता दे दी थी। बाकी दुनिया के किसी देश ने, भारत समेत किसी ने भी तालिबान और तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी। तब ओसामा के को पकड़ने के लिए, 9/11 का बदला लेने के लिए अमेरिका ने 2001 में ही हमला कर दिया अफगानिस्तान पर। और इस हमले के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये था कि पहले तालिबान को जड़ से उखाड़ो ताकि ओसामा को सपोर्ट ना कर सके। इसके बाद अमेरिकी सैनिक वहाँ पहुंची। पहले बेड़े में करीब 5,000 अमेरिकी सैनिक पहुंची थी अफगानिस्तान। अब वहाँ उन्होंने अफगान जो सरकार के जो पुराने सिपाही और फौजी थे उनको अपने साथ लिया, और एक जंग शुरू हुई। अमेरिकी फोर्स, उनके साथ अमेरिका के साथ NATO फोर्स भी थे, और भी कई देश के थे, जैसे ब्रिटेन भी शामिल था उसमें। अब इन लोगों ने तालिबान के खिलाफ एक जंग लड़ाई शुरू की 2001 में, लगभग अक्टूबर-नवंबर के महीने से। धीरे धीरे ये जंग बढ़ती गई, क्योंकि उस वक्त तालिबान की एक ताकत थी, लेकिन NATO फोर्स के आगे, अमेरिकी सैनिक के आगे तालिबान टिके नहीं, और जल्दी अमेरिका ने काबुल से तालिबान को खदेड़ दिया और उनकी सरकार गिरा दी गई। अब इसके बाद तालिबान हटी और अमेरिका ने अपनी सरपरस्ती में वहाँ लोकल जो पुराने लोग थे, एक नया चुनाव हुआ और एक नई सरकार बनी। डेमोक्रेटिक सरकार कहा गया जिसको, कि लोकतंत्र के हिसाब से बनेगी। और अब अमेरिका तालिबान के पीछे पड़ा रहा। धीरे धीरे जंग बढ़ती गई। 2011 आते आते, मतलब अगले 10 साल में, करीब अमेरिका के 1,10,000 सैनिक अफगानिस्तान पहुंच चुके थे। लंबा खर्चा था, 1,05,000 से शुरू हुआ और 1,10,000 सैनिक तक पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद ये जंग चलती रही। धीरे धीरे तालिबान भी थोड़ा कमज़ोर होता गया, लेकिन अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में ही रहे। इस दौरान में एक रिपोर्ट आई
कि अमेरिका जो विदेशी धरती पर, जैसे अफगानिस्तान हुआ, इराक हुआ, सोमालिया हुआ, सीरिया हुआ, कई ऐसे देश हैं जहां अमेरिका एक तरह से जंग लड़ रहा है, और इस जंग के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? तो जाहिर सी है कि वो अमेरिकी जो नागरिक हैं, जो टैक्स पेयर हैं, वो टैक्स देते हैं, और उस टैक्स के पैसे का एक बड़ा हिस्सा इस जंग पे खर्च होता है। कहते हैं कि एक रिपोर्ट आई थी कि हर अमेरिकी नागरिक पर एनम एक साल में जो 10,000 से लेकर $40,000 तक टैक्स देता है, ये पैसे इन्हीं सैनिकों, उनके जंग, उनके आने जाने, बेस कैंप तक पहुंचाने, खाने पीने, रहने, अगर उनके बच्चे फैमिली हैं तो उनके स्कूल के खर्चे, इन सब के ऊपर खर्च होता है। और इससे अमेरिकी लोग जो है बड़े नाराज थे कि हमारे टैक्स का इतना बड़ा पैसा फालतू चीज़ों पे खर्च हो रहा है। उनकी नज़र में फालतू इसलिए कि अब अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, इन सब जगह पे अपने अमेरिकी सैनिक को भेजकर इतने लंबे लंबे टाइम तक जंग लड़ना, इसका मतलब क्या है? उसका कोई हल भी नहीं है, आप जंग जीत भी नहीं पाते हो जल्दी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर गुस्सा था, और इसी गुस्से की वजह से पहले तो आपको ये बताऊं कि करीब 2001 से 2019 तक अमेरिका ने 322 अरब डॉलर सिर्फ अफगानिस्तान में खर्च किए थे, इस जंग को लड़ने में, अफगानिस्तान की सेना को ट्रेनिंग देने में। तो हुआ यह कि जब तालिबान की सरकार को उखाड़ फेंका और नई सरकार बनाई, उसके बाद अमेरिकी सैनिक तो वहीं डटे रहे, और उन्होंने अब अमेरिकी सैनिकों ने अफगानी सैनिकों को ट्रेनिंग देना शुरू किया कि आने वाले वक्त में अगर टेररिज्म होता है, तालिबान फिर से सर उठाता है, तो आप इस लायक बन जाओ कि खुद मुकाबला कर सको। अब उसके लिए बाकायदा खर्च भी है, ट्रेनिंग देना और ये सारी चीज़ें, और अमेरिकी सैनिक का इतना बड़ा लौ लश्कर, करीब 1,10,000 लोग अफगानिस्तान में पड़े हुए हैं, तो सारा खर्चा भी है। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं, और इस दौरान में पिछले 20 सालों में करीब 4,000 के आसपास अमेरिकी मेल और फीमेल सैनिकों की जान गई, 20,000 से ज़्यादा इंजर्ड हुए, 450 से 500 के करीब ब्रिटिश सैनिक ही हैं जो उनकी मौत हुई तालिबान से इस लड़ाई में। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ अफगानिस्तान का, जिसके अपने सैनिक करीब 60,000 इन 20 सालों में उनकी जानें गई इस लड़ाई में तालिबान के साथ। करीब 1.25 लाख के करीब अफगानी आम नागरिक, बेकसूर नागरिक, वो इस लड़ाई का शिकार बने, उनकी जानें गई। तो इतनी सारी जान गई, अरबों डॉलर खर्च हुए, और कुल मिलाकर हासिल क्या हुआ? अमेरिकी लोग नाराज़ होने लगे कि इतने बड़े हमारा जो टैक्स का पैसा है, ये इन चीज़ों में खर्च हो रहा है। इसी दौरान में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति बनते हैं, और उस राष्ट्रपति बनने के दौरान उन्होंने अपने पहले टर्म में जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, वादा किया उन्होंने, उसमें से एक वादा ये था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो खासतौर पर अफगानिस्तान और सोमालिया में जो अमेरिकी सैनिक हैं वो उनको वापस बुलाएंगे। अब इसके बाद सेकेंड टर्म का जब वो चुनाव लड़ रहे थे, या शुरू हो गया था 2020 में, उसी वक्त दोहा में एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप तालिबान के लीडर के साथ बैठते हैं, और दोनों के बीच में एक समझौता होता है। अमेरिका ये कहता है तालिबान से कि आप जो अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक हैं, या फिर अमेरिकी आम लोग हैं, अलग अलग बिजनेस भी कर रहे हैं वहाँ पे, या फिर जो सिक्योरिटी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं वहाँ पे, आप इन लोगों पे किसी पे हमला नहीं करोगे, तालिबान से कहा। नंबर 2, आप किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को, अपने से जुड़े लोगों को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करोगे। नंबर 3, अफगान में पीस होगा, आप कोई आतंकवादी या इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। और नंबर 4, आप कोशिश करेंगे कि अफगान की सरकार के साथ मिलकर सरकार चलाएं। मतलब इल्लीगल तौर पर या हिंसा के साथ आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें मान लेते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक संधि की, समझौता किया, वो ये कि अगर तालिबान इन शर्तों को मानता है तो अमेरिका मई 2021 तक अफगानिस्तान से अपने सारे फौज को, सारे सैनिक को वापस अमेरिका बुला लेगा। तालिबान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये समझौता हो गया। इसके बाद अमेरिका में चुनाव हुआ, डोनाल्ड ट्रंप हार गए, जो बाइडेन नए प्रेसिडेंट बने। लेकिन जो बाइडेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप के इस समझौते को मंजूरी दे दी। सिर्फ फ़र्क ये किया उन्होंने कहा मई 2020 नहीं, तारीख आगे बढ़ा दी अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी की, और नई तारीख रखी उन्होंने 11 सितंबर 2021, 11 सितंबर 2021। जो बाइडेन ने अप्रैल में इस बात का ऐलान किया कि 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से सारे सैनिक वापस अमेरिका पहुंच जाएंगे। 11 सितंबर की तारीख इसलिए रखी क्योंकि 11 सितंबर 2021 9/11 की 20वीं बरसी है।
20 साल पहले 9/11 के 20 साल पूरे हो जाएंगे 2021 में। तो एक यादगार दिन है। तो इसीलिए जो बाइडेन ने यह तय किया कि 11 सितंबर को आखिरी सैनिक जो भी होगा वो सब अमेरिका लौट आएंगे। ये समझौता हो गया। इस समझौते के बाद धीरे धीरे अप्रैल से, पिछले साल ही 2020 से अमेरिका ने अपने सैनिकों को अमेरिका बुलाना शुरू कर दिया था। किस्तों में सब सैनिक लौट रहे थे, अब भी लौट रहे हैं। इस वक्त आज की तारीख में अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के 3,500 के आसपास सैनिक बचे, 3,500। कहाँ एक वक्त में 1,10,000 थे, तो अब 3,500 बचे हैं। और इनकी रवानगी की आखिरी तारीख है 11 सितंबर 2021। अब इसके बाद अफगानिस्तान की सरकार, अफगान के लोग, ये सब अपने हाल पे जिएंगे। ये कहानी का पहला पहलू है। दूसरा ये है कि जब जो बाइडेन ने ये ऐलान किया और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ समझौता किया, तारीख मई रखी पहले, उसके बाद 11 सितंबर। लेकिन तालिबान ने ना मई का इंतजार किया ना 11 सितंबर का। इस समझौते के बाद से ही तालिबान एक बार फिर जिंदा होना शुरू हो गया। उसे मालूम था कि अमेरिकी सैनिक लौटेंगे, मैदान खाली होगा, और इसीलिए बड़ी खामोशी से तालिबान ने अपने आप को फिर से इकट्ठा किया और अफगानिस्तान की एक एक इंच जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये हुआ कि जो बाहरी इलाके थे, जो अफगान में तालिबान के पहले से ही समर्थक थे, वो आसानी से हाथ आ गए। बाकी जगहों पे उसने जंग शुरू कर दी सीधे अफगानी सैनिकों के साथ। इधर अमेरिकी सैनिक मैदान छोड़कर जा चुके थे, 3,500 बचे। अब इधर लगभग एक हफ्ते से अचानक जंग में तेजी आ गई और तालिबान तेजी से बढ़ रहा है। एक खबर यह है कि लगभग 75%, 75% अफगानिस्तानी इलाके पर तालिबान कब्जा कर चुका है। दूसरी खबर यह है कि 434 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे अफगानिस्तान में, उनमें से 300 से ज़्यादा उसके कब्जे में है। तीसरी खबर यह है कि अब उसकी नज़र जो है वो काबुल पर है। हालांकि अफगानिस्तान की जो सरकार है वो इन बातों को अभी मना कर रही है कि ऐसा कोई नहीं, हालात ऐसे बुरे नहीं हैं, और ये सब खबर तालिबान की तरफ से फैलाई जा रही है। अभी भी उनका कंट्रोल है और वहाँ पे कोई सत्ता परिवर्तन और इसकी अभी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान में हालात ख़राब हैं, तालिबान तेज़ी से बढ़ रहा है। आज ही एक अफसोसनाक खबर आई हमारे यहाँ, 2010 से 12 तक हमारे एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हुआ करते थे, दानिश सिद्दीकी। वो इस वक्त राइटर के लिए काम कर रहे हैं जो एजेंसी है, और अफ़गानिस्तान में पिछले कई दिनों से थे इसी हालात में, और उनकी मौत की खबर आई है। एक ऑपरेशन में वो फंस गए, कहीं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ थे हालांकि वो अफ़गान मिलिट्री के, लेकिन तालिबान के हमले में उनकी मौत हो गई। एक बेहतरीन फोटोग्राफ़र, एक बेहतरीन इंसान। उनकी तस्वीरें ख़ास तौर पर अगर आप कोरोना काल में उनकी जो कुछ तस्वीरें थी, रोहिंग्या जो केस थे उसके ऊपर जो उन्होंने काम किया, एक तस्वीर आज मैं वही सोशल मीडिया पे देख रहा था कि उनकी किसी नदी के किनारे की थी, एक औरत किस तरीके से असहाय सी बैठी हुई है। तो वो सारी तस्वीरें दिल को कचोड़ देती हैं, छू लेती हैं। तो एक होनहार, एक इतने शानदार फ़ोटो जर्नलिस्ट, कैमरामैन, उनकी मौत हो गई इसी अफ़गानिस्तान में, इसी तालिबान और ज़मीन की लड़ाई में। कई अफ़गानिस्तान के जो सैनिक हैं वो इस वक्त बंदी बने हुए हैं तालिबान के, और उन्होंने शर्त रखी है तालिबान ने अपनी तरफ से। तो कुल मिलाकर हालात ठीक नहीं है। अब सवाल ये है कि 20 साल तक अफ़गानिस्तान में रहने के बाद अमेरिकी सैनिक की यूं रवानगी, इसका मतलब क्या है? अमेरिका ने क्या पाया? एक ओसामा बिन लादेन के नाम पर 20 साल पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। उस ओसामा बिन लादेन को उस हमले के करीब 10 साल के बाद अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका मार गिराता है। चलिए, जो पहला जिसके लिए मकसद से हमला किया गया था वो मकसद 10 साल बाद ही सही अमेरिका ने पूरा कर लिया, लेकिन फिर पूरे 20 साल तक वो अफगानिस्तान में डटा रहा तालिबान को खत्म करने के लिए। लेकिन अभी पूरी तरह से सैनिक गए नहीं है, अभी भी 3,500 बचे हुए हैं अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक। तालिबान फिर से खड़ा हो गया। इससे क्या मैसेज मिलता है? मैसेज ये कि शायद इतने सारे लोगों की जान गंवाकर, इतने अरबों डॉलर खर्च करके भी अमेरिका अफगानिस्तान में अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाया। न वो तालिबान को हरा पाया, न तालिबान को ख़त्म कर पाया, न तालिबान से जंग जीत पाया। एक अधूरी जंग लड़कर अब वो जा रहा है क्योंकि उसकी अपनी मजबूरी है। बल्कि जो बाइडेन से एक जर्नलिस्ट ने पूछा
कि अब तालिबान फिर से उठ रहा है, तो आप ऐसे में क्या अमेरिका अपने उस डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो समझौता हुआ था तालिबान का ख़त्म करेगा, या अमेरिकी सैनिक वापस जाएंगे, रुकेंगे? जो बाइडन ने सीधा सीधा जवाब दिया था कि ये अफ़गानिस्तान की सरकार और अफ़गानिस्तान के लोगों का मसला है, वो इससे खुद निपटें। मतलब पल्ला झाड़ लिया उन्होंने कि अब हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि वैसे भी उनका जो मकसद था ओसामा बिन लादेन, वो मकसद कब का पूरा हो चुका। तो वो 10 साल से यूँ घसीटे जा रहे थे। अमेरिकी लोग वहाँ पे बेरोज़गारी भी बढ़ रही है और बाकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया की ही कमर तोड़ रखी है। तो अब लगता है कि इतने अरबों डॉलर खर्च करने का मतलब नहीं है। और वैसे भी अमेरिका को किसी देश के हित और बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ अपनी ताकत, अपना घमंड और यही सब चीज़ें उसको दिखाना जो है होता है पूरी दुनिया को। तो काम निकल गया, उसके बाद क्या मतलब है? तो इसलिए अब अमेरिका अफ़गानिस्तान को उसी के हाल पे छोड़ के जाएगा। लेकिन इससे एक बड़ी चुनौती ये सामने आ रही है कि अब तालिबान जिस तरीके से सर उठा रहा है और अफ़गानिस्तान पर कब्जा हो गया, 1998 वाले हालात फिर से पैदा हो गए, तो ये हम लोगों के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि भारत लगातार तालिबान के ख़िलाफ़ रहा है और इस दौरान में जो अफ़गान की सरकार आई उसके साथ मिलकर हम लोगों ने भी पता नहीं वहाँ अरबों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अब सारा तालिबान उसको एक तरह से खाक में मिला देगा। दूसरी तरफ अगर तालिबान और पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान ने ही तालिबान को जन्म दिया है, ये करीब आते हैं, तो एक बार फिर आतंकी जो मंसूबे हैं पाकिस्तान के भारत को हमेशा परेशान करने के, तालिबान के साथ मिलकर उसको एक मजबूती मिलेगी। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका के जाने के बाद अफ़गानिस्तान में तालिबान आ जाएगा, बल्कि तालिबान अगर आ जाता है तो इस इलाके में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, पलट जाएंगी और हमारे लिए एक नया ख़तरा फिर से पैदा हो जाएगा। और वैसे भी तालिबान हम लोगों को एक दुश्मन के तौर पे ही देखता है, क्योंकि उसका मानना है कि कभी भी भारत सरकार ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें मुश्किल पैदा कर सकती हैं। तो देखिए जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं, बदल रही हैं, आने वाले वक्त में क्या होगा, इसके बारे में आपको सारा अपडेट देता रहूँगा, बताता रहूँगा। पर आज कहानी में इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।